नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटेन में नौकरशाही और लोक सेवाओं पर। किसी भी राज्य में प्रशासक व लोक सेवकों की भूमिका मंत्रियों और विधायकों से कम महत्वपूर्ण नहीं होती। मतलब मंत्रियों और विधायकों के साथ साथ लोक सेवक जो हैं उनका भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। आप जानते हैं कि वर्तमान में जो राज्य है उसका स्वरूप कल्याणकारी है, तो राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ गया है और कार्यक्षेत्र के बढ़ने के साथ जो सरकारी नीतियां हैं उनके क्रियान्वयन में शासन तंत्र या लोक सेवकों का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। देखते हैं लोक सेवा है क्या। पहले लोक सेवा का अर्थ जानते हैं। लोक सेवा राज्य में दो प्रकार की सेवाएं होती हैं, सैनिक सेवाएं और असैनिक सेवाएं। जो सैनिक सेवाएं होती हैं वो देश के सैनिक प्रशासन से संबंधित होती हैं और असैनिक सेवा होती है वो सिविल प्रशासन से। तो लोक सेवा का अर्थ है राज्य की प्रशासकीय सेवा या असैनिक सेवा। फाइनल ने इसे और अधिक समझाया है। वो कहता है कि लोक सेवा अधिकारियों का एक ऐसा समूह है जो स्थायी है, वैतनिक है और कार्यकुशल है। टामलिन आयोग ने भी लोक सेवा की परिभाषा दी है। वो कहते हैं कि ताज के वे सेवक जो असैनिक रूप से सेवायोजित हों और जिनका पारिश्रमिक पूर्णतः या प्रत्यक्षतः संसद द्वारा स्वीकृत राशि से दिया गया हो, ऐसे जो सेवा होगी वो लोक सेवा होगी। देखते हैं आधुनिक लोक सेवाओं की विशेषताएं क्या हैं। ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत आधुनिक लोक सेवा की विशेषताएं। लोक सेवक होते हैं वो कुशल कार्यकर्ता होते हैं, सेवाभावी होते हैं और प्रशिक्षित कार्यकर्ता होते हैं। लोक सेवा ऐसे अधिकारियों का एक व्यावसायिक वर्ग है जो कि प्रशिक्षण प्राप्त, कुशल, स्थायी और वैतनिक होते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें वेतन दिया जाता है। इसके साथ ही उन्हें विशेष प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वो गैर अनुभवी नहीं होते और वो जनता की सेवा की भावना से अपना जो कार्य करते हैं। लोक सेवक जो कि राज्य के सेवक होते हैं पूरे समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं और व्यक्तिगत लाभ से पहले सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देते हैं। दूसरी विशेषता है आधुनिक लोक सेवा की कि यहाँ पद सोपान का सिद्धांत कार्य करता है। लोक सेवा का जो संगठन है पद सोपान के आधार पर होता है, जिसका अर्थ होता है उच्च से अधीनस्थ अधिकारियों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उच्च अधिकारियों द्वारा निम्न अधिकारियों को सुपरवाइज किया जाता है, सुपरविज़न उनका किया जाता है, उनका निरीक्षण किया जाता है और प्रत्येक जो निम्न अधिकारी है उसे अपने से उच्च अधिकारी की आज्ञाओं का पालन करना होता है। एक विशेषता ये है कि ये जो कार्यकर्ता हैं या लोक सेवक हैं ये वेतनभोगी होते हैं। लोक सेवाएं अवैतनिक कार्य करने वाले लोगों का संगठन नहीं है। इसके सभी सदस्यों को नियमानुसार वेतन प्राप्त होता है। वेतन की मात्रा जो होती है वो पद की योग्यता के, दायित्व के, जोखिम, श्रम आदि के आधार पर तय की जाती है। अनामता का सिद्धांत, इसका अर्थ है कि लोक सेवक जो भी कार्य करते हैं बिना नाम के करते हैं, अर्थात पर्दे के पीछे रहकर अनाम रहकर ही कार्य करते हैं। कार्यों का जो सारा श्रेय है वो जनप्रतिनिधियों को जाता है। इनका कार्यकाल होता है वो स्थायी होता है क्योंकि निश्चित समय उम्र तक अपने पद पर ये कार्य करते हैं। तटस्थ दृष्टिकोण रखते हैं। राजनीति में तटस्थता लोक सेवा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये राज्य के सेवक होते हैं और उन सभी दलों की सेवा करते हैं जो कि सत्तारूढ़ होते हैं। इसके साथ ही जनता के प्रति ये उत्तरदायी भी होते हैं। तो ये हमने इसकी विशेषताएं जानी। अब बात करते हैं लोक सेवा के कार्यों की कि लोक सेवा के कार्य क्या हैं। लोक सेवा है लोक सेवकों के द्वारा की जाती है। तो लोक सेवकों के क्या क्या प्रमुख कार्य हैं वो देखते हैं। पहला प्रमुख कार्य है नीति निर्माण करना। हालांकि नीति निर्माण करना मंत्रियों और संसद का कार्य है, किंतु व्यवहार में क्या होता है, व्यवहार में ये कार्य लोक सेवक करते हैं। वो न केवल मंत्रियों को सलाह देते हैं बल्कि अपने कार्यों में वो निपुण होते हैं। इस कारण वो नीति निर्माता भी बन गए हैं। दूसरा हमने अभी बात की कि वो मंत्रियों को परामर्श देने का कार्य करते हैं। शासन की बागडोर यद्यपि मंत्रियों के हाथ में रहती है, फिर भी उनको सलाह देने का उत्तरदायित्व लोक सेवकों का ही होता है, क्योंकि मंत्री होते हैं वो विशेषज्ञ नहीं होते हैं।
इसलिए नीति निर्धारण के मामले में वो अपने कर्मचारियों, अपने अधिकारियों पर ही निर्भर रहते हैं। अगर अपने एक तथ्य देखें तो इसमें ये कहा जा सकता है कि जो लोक सेवक हैं वो मंत्रियों के बिना तो काम चला सकते हैं, लेकिन मंत्री हैं वो लोक सेवकों के बिना काम नहीं चला सकते। लोक सेवकों का अन्य कार्य है नीतियों को लागू करना। सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करना लोक प्रशासकों का काम है। कितनी भी यदि नीतियाँ अच्छी बना ली जाए, यदि उनको कार्यान्वित करने वाले कर्मचारी अच्छे नहीं होंगे तो वो नीतियाँ हैं उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो नीतियों को अच्छे प्रकार से लागू करना लोक सेवकों का कार्य है। इसके साथ ही प्रत्यायोजित विधि निर्माण भी करते हैं लोक सेवक। प्रत्यायोजित विधि निर्माण, हमने प्रदत्त व्यवस्थापन की बात की थी, जिसमें हमने जाना था कि जो संसद होती है वो एक खाका बना देती है कानूनों का, और उनसे संबंधित जो नियम उपनियम है वो बनाने का कारण संबंधित विभागों पर छोड़ दिया जाता है। यही प्रत्यायोजित विधि निर्माण है। क्योंकि अत्यधिक कार्यभार होने से और समय की कमी के कारण संसद अनेक जो जटिल विषय हैं विशेषज्ञ नहीं होते, इस कारण जटिल विषयों को जो प्रशासनिक विभाग है उनके ऊपर ही छोड़ दिए जाते हैं। तो इस प्रकार विधि निर्माण का कार्य भी लोक सेवा के द्वारा किए जाते हैं। इसके साथ ही लोक सेवक अर्ध न्यायिक कार्य भी करते हैं। इसका कारण है कि प्रशासकीय अधिनिर्णय या जो न्यायिक निर्णय है उस प्रथा की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि प्रशासकीय कानून या प्रशासकीय अधिनिर्णय के फलस्वरूप प्रशासक न केवल शासन करते हैं बल्कि न्याय भी करते हैं। प्रशासकीय अधिनिर्णय भी के प्रारंभ होने का भी वही कारण है जो कि प्रत्यायोजित विधि निर्माण या प्रदत्त व्यवस्थापन का है। जैसे जैसे राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो कार्य हैं, राज्य के कार्य हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए प्रशासकीय अधिनिर्णय की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। फिर वर्तमान में जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं, जो राज्य का स्वरूप है लोक कल्याणकारी हो गया है, इसलिए जो समाज सेवा या राज्य का क्षेत्र है अधिक व्यापक बन गया है। और लोक सेवकों का ये परम कर्तव्य है कि वो जन कल्याण के लिए प्रशासन का पूर्ण निष्ठा के साथ संचालन करें। इसलिए जो लोक सेवक हैं अति महत्वपूर्ण भूमिका प्रशासन में निभाते हैं। धन्यवाद।